देखिए, जब भी हमारा एम्प्लॉय रिटायर होता है तो हम उसको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में रिटायरमेंट आएगा तो ये पॉइंट आएंगे ही आएंगे। इनमें ग्रेच्युटी, पेंशन और लीव एनकैशमेंट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिट्रेचमेंट कंपनसेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट इतना नहीं है, लेकिन एग्जाम में जो आएगा या जो आपके क्वेश्चन में आएगा वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स या डेथ के टाइम जो पेमेंट होती है, एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको कुछ मॉनेटरी पेमेंट दिया जाता है या लमसम अमाउंट फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है एट द टाइम ऑफ डेथ। इन पेमेंट्स को हम रिटायरमेंट पेमेंट्स या डेथ पेमेंट्स बोलते हैं। 4 टाइप्स लिखा है लेकिन 5 है। ये हमारे पास 5 टाइप्स की एक्चुअल में। रिटेंचमेंट कंपनसेशन 4 इसलिए लिखा है कि रिटेंचमेंट कंपनसेशन जो है वो लगभग ये है कि ना के बराबर है, क्योंकि बहुत ही कम चांस होता है कि वो आए, इसलिए 4 लिखा हुआ था। तो एक एक करके हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेच्युटी के बारे में। ग्रेच्युटी क्या होती है? जब रिटायर होता है या डेथ होती है पार्टनर की, पार्टनर कह रहा हूँ, एम्प्लॉय की, क्योंकि बार बार इसलिए पार्टनर निकल रहा है क्योंकि अभी एक बैच में पार्टनरशिप चल रहा है, तो इसलिए पार्टनर का नाम आ रहा है। ग्रेच्युटी एक अपनी तरफ से पेमेंट की जाती है एम्प्लॉयर के थ्रू, लेकिन एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि आपको ग्रेच्युटी देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ लिविंग द जॉब, क्योंकि उसने काम किया है, एसोसिएट हुआ है हमारे साथ। विद द एनेक्टमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, क्योंकि ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से जबरदस्ती भी है, मजबूरी भी है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ग्रेच्युटी एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन भी है एम्प्लॉयर के पास कि उसको पेमेंट करना है। ग्रेच्युटी इज फुल्ली टैक्सेबल इफ इट इज गिवन ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ जॉब। अगर आपकी जॉब चल रही है और उस दौरान आपको ग्रेच्युटी मिली है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या होगा वो हम पढ़ रहे हैं। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अंडर सेक्शन 1010 फर्स्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे लोकल अथॉरिटी है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाती है। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर्ड है, तो ये बात हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 1010 सेकंड में एग्जम्पशन देते हैं। तो ये ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर्ड है। ये बात अगर वो कवर्ड है तो एग्जम्पशन जो मिलेगी वो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 1010 सेकंड में एग्जम्पशन मिलेगी। और वो एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जाएगा कि वो कवर्ड है या नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो कवर्ड नहीं है। क्वेश्चन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये भी नहीं बताया हमें, तो हम मानेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर्ड है, तो हमें 3 पॉइंट कैलकुलेट करने होंगे और इन 3 पॉइंट में जो सबसे कम अमाउंट आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो 3 पॉइंट क्या है? नंबर 1 पॉइंट एक्चुअल रिसीव्ड। ये इसलिए होता है, हमेशा ज्यादातर जगह ये पॉइंट होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। रीजन बीइंग कि जितना आपको मिला उससे ज्यादा एग्जाम थोड़े ना दे देंगे। भाई आपको 10,000 मिले हैं तो 11,000 एग्जामेशन थोड़े ना मिल जाएगी, 10,000 ही मिलेगी। ये पॉइंट तो एक बाय डिफॉल्ट आ गया। दूसरा है कि मैक्सिमम आपको लाइफ टाइम में 20 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी।
तो 20 लाख रुपीस माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर इसलिए लिखा है, सपोज 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले आप कहीं से रिटायर हुए, वहां आपको 5 लाख की ग्रेच्युटी मिली, उस 5 लाख में से 4 लाख एग्जेम्प्ट हो गए, तो वो 4 लाख पहले एग्जेम्प्ट हो गए, तो अब 16 लाख रुपए और एग्जेम्प्ट हो सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि टोटल लाइफ में 20 लाख एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, इसलिए 20 लाख माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर लिखा। तो अगर हमें इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, अगर ये लिखा है कि भाई एम्प्लॉय पहले कभी रिटायर हुआ था, वहां पर कुछ एजम्पशन मिली थी, तो वो 20 लाख में से माइनस हो जाएगी। थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा जहां मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो है कि आपको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या होगा कि जब से आपने जॉब शुरू करी ये वाली, तब से लेके अब तक कितने साल पूरे हो गए। और कंप्लीटेड ईयर का मतलब कायदे से तो ये होता है कि जितने साल पूरे हो गए महीने छोड़ दो, लेकिन यहाँ एक स्टार लिखा है और स्टार में लिखा है कि मोर देन 6 मंथ को 1 ईयर माना जाएगा। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की जॉब 15 साल 2 महीने है तो उसे 15 साल मानेंगे। अगर उसकी जॉब 15 साल 6 महीना है, मैंने इसलिए आपको 15 साल 6 महीना बोला क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा कम काम करता है। यहां लिखा मोर देन 6 मंथ्स, आपको मोर देन 6 मंथ का समझ में नहीं आता क्या? मतलब क्या है मोर देन 6 मंथ का? मतलब 6 महीने से ज्यादा। क्या ये 6 महीने से ज्यादा है? तो क्या लेंगे? 15 ईयर्स। अगर 15 साल 7 महीने हो गए तो इसे 16 साल माना जाएगा। तो याद रखिए 6 महीने से ज्यादा होने पर हम 1 साल करेंगे। थर्ड पॉइंट में सबसे पहले हमें क्या लेना है? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और असल में क्या है कि ये थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जितने साल भी कंप्लीट हुए हैं, हर साल के लिए आपको 15 दिन की वर्किंग सैलरी लेनी है। तो ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हुई है एक तरीके से। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हमने निकाल लिया। अब हर साल के लिए हमें 15 दिन की वर्किंग सैलरी चाहिए। अब 15 दिन की वर्किंग सैलरी कैसे आएगी? यहां लिखा लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी। रिटायर होने से पहले जो आखिरी बार उसने सैलरी ली, 1 महीने की सैलरी ले लो, 4 संडे की छुट्टी होती है। तो वर्किंग सैलरी में अगर मान लिया किसी को महीने के 26,000 रुपए मिलते हैं, मान लिया महीने के 26,000, तो 4 संडे छुट्टी हो गई तो काम तो 26 दिन हुआ, तो एक दिन वर्किंग सैलरी तो 1,000 रुपए की हो गई ना। तो इसलिए लास्ट ड्रॉन सैलरी को डिवाइड किया 26 डेज से, तो एक दिन की वर्किंग सैलरी आ गई। उसे 15 दिन के लिए चाहिए, इसलिए 15 डेज से मल्टीप्लाई किया। फिर वो जो आया वो 15 दिन की वर्किंग सैलरी आ गई, जो ऑरेंज कलर से मैंने करा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीटेड ईयर से, तो हमारा थर्ड पॉइंट का वैल्यू निकल कर आएगा कि थर्ड पॉइंट की क्या वैल्यू है। यहां सैलरी का मीनिंग वो नहीं है जो हम हर जगह लेते। मैंने कहा था कि हम हर जगह सैलरी का जो मीनिंग लेते हैं उसको हम स्टैंडर्ड सैलरी बोल देते। उसमें 3 चीजें आती है, बेसिक सैलरी, स्पेशल डीए। स्पेशल डीए होता है डीए विच इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा होता है कमीशन विच इज फिक्स परसेंटेज बेसिस पर जो कैलकुलेट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से होता है। तो 3 चीजें लेते हैं। मैंने कहा 90% 99% यही होगा। जहां ये नहीं होगा वो 4-5 जगह हैं, वहां हम पढ़ लेंगे। पहली जगह एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन देते हुए हमने केवल 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी लिया। दूसरा, हमने रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन करते हुए सैलरी के मीनिंग में कुछ और लिया, वहां पर हमने लिया बेसिक सैलरी प्लस स्पेशल डीए प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स, वॉट एवर नेम हो, चाहे उसको बोनस बोलो, कमीशन बोलो या अलाउंसेस हो, टैक्स बोलो। ये तीसरी जगह आ गया जहां पर हमारा सैलरी का मीनिंग कुछ और है। और यहां सैलरी का मीनिंग क्या है? देखने में लग रहा है सर ये तो स्टैंडर्ड है, नहीं। यहां पर लिखा है बेसिक सैलरी,
डीए एंड फिक्स परसेंटेज, वहां पर लिखा होता है स्पेशल डीए विच इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। यहाँ डीए में कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ डीए हमेशा लेना है, चाहे वो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए लिया जाता है या नहीं, ऐसे बेसिक सैलरी का पार्ट होता है या नहीं, यहाँ डीए हमेशा लेना है। तो ये 3 पॉइंट हमें कैलकुलेट करने, इन 3 में जो सबसे कम आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसे समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें समझ में आ पाए कि भैया ये कैसे होगा। मिस्टर ए रिटायर हुए हैं 1 दिसंबर को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर वो 1 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर तक उन्होंने काम किया है। कई बच्चे कहते हैं ये 9 महीने हो गए, भैया 1 दिसंबर को रिटायर हो गए तो 8 महीने ही हुए हैं, तो 8 महीने की इनकी जॉब रही। इनको सैलरी मिलती है 12,000 रुपीज पर मंथ, डीए मिलता है 30%, एचआरए मिलता है 1200, किराए के मकान में रहते हैं 800 पर मंथ, 2 लाख रुपए पीएफ का मिल गया, 1 लाख रुपए ग्रेजुटी का मिल गया। इनकम निकालनी है हमें सैलरी से। ये पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी है 1972 में आते हैं, ये बात है। और इन्होंने हमारी जो कंपनी है वो ज्वाइन करी है 1 अप्रैल को, और वो भी 21 साल पहले। तो इन्होंने 21 साल पहले हमारी कंपनी ज्वाइन करी थी 1 अप्रैल को। तो हमसे बोला है इनकम निकालिए सैलरी की। सबसे पहले तो बेसिक सैलरी जो फुली टैक्सेबल होती है, इनको मिलती है 12,000 रुपीज 8 महीने के लिए। तो कितना हो गया अमाउंट? 96,000। बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है, डीए फुली टैक्सेबल होता है। डीए मिला इन्हें 30% ऑफ सैलरी 28,800, डीए फुली टैक्सेबल होता है। एचआरए इनको मिला 1200 पर मंथ, कितना हो गया? 9600। इसमें से हम इन्हें एग्जाम्प्ट करेंगे, वैसे तो वर्किंग नोट में भी निकाल सकते हैं, एग्जाम्प्ट देंगे। एचआरए के लिए 3 पॉइंट होते हैं, उन 3 पॉइंट में जो सबसे कम होता है वो एग्जम्पशन देते हैं हम लोग। उसमें भी होता है नंबर 1 एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 9600, नंबर 2 होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। तो रेंट पेड है इनका 800 पर मंथ, तो 800 पर मंथ 8 मंथ्स के लिए कितना हो गया? 6400 माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। तो स्टैंडर्ड सैलरी में आएगा बेसिक सैलरी प्लस स्पेशल डीए, या स्पेशल डीए नहीं है तो केवल बेसिक सैलरी का 10%, 96,000 का 10%, तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो मतलब नील हो गया। थर्ड पॉइंट हम कैलकुलेट करें या ना करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर भी हमें कैलकुलेट करना चाहिए। जगह नहीं बता रखी तो हम 40% लेते, तो 40% ऑफ 96,000 मिनिमम है 0, तो 0 एग्जम्प्ट हुआ। अब 0 एग्जम्प्ट हुआ तो टैक्सेबल कितना हुआ? पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया। आगे लिखा है उसे आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिटायरमेंट के समय 2 लाख रुपए मिले हैं। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के से जब रिटायरमेंट पे मिलता है, हम पढ़ चुके हैं, फुली एग्जम्प्ट होता है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है। इन्हें ग्रेच्युटी का 1 लाख रुपया मिला है। तो ग्रेच्युटी के लिए वर्किंग नोट में कर लेते हैं, मेरे पास जगह की थोड़ी सी समस्या है, तो जगह को ध्यान में रखते हुए मैं वर्किंग नोट में निकाल लेता हूं। ग्रेच्युटी एग्जम्प्ट होगी
मिनिमम ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1 हमने पढ़ा एक्चुअल रिसीव्ड, तो कितना मिला इन्हें? 1 लाख। 1 लाख मिला है, लो क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, 1 लाख रुपीस मिला है। सेकंड पॉइंट है हमारा 20 लाख माइनस एग्जम्प्टेड अर्लियर, तो 20 लाख हो गया मैक्सिमम लिमिट। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो 21 साल पहले आपने ज्वाइन करा 1 अप्रैल को, तो इस साल 1 अप्रैल को 21 साल हो गए। अप्रैल के बाद हमने 8 महीने काम और कर लिया, तो 21 साल 8 महीने का मतलब 22 साल हो गए। 22 साल इंटू 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी, लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी। और यहां पर हमें बेसिक प्लस डीए लेना, डीए चाहे स्पेशल हो या ना हो लेना है। तो हमारी जो लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी हो जाएगी 12,000 रुपए, तो बेसिक और 30%, 12,000 का 30% 3600 रुपए, तो 12,000 और 3600 रुपए 15,600 है ना। तो 15,600 इंटू 15 डिवाइड बाई 26 इंटू 22 1,98,000। इन तीनों में जो सबसे कम है 1 लाख, तो 1 लाख इनका एग्जम्प्ट हो गया। तो इनको मिला कितना, रिसीव्ड कितनी हुई 1 लाख, एग्जम्प्ट कितनी हुई 1 लाख, तो टैक्सेबल कितनी हुई नील, कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ, सारा का सारा एग्जम्प्ट हो गया। तो हमसे पूछा इनकम फ्रॉम सैलरी निकालो, तो ये ग्रॉस सैलरी हो गई 96,000, 28,800, 9,600, 1,34,400 माइनस डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, 84,400 इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि अगर एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है तो वो कैसे कवर्ड होगा। अगर वो कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, तो उसकी कैसे हम एग्जम्पशन कैलकुलेट करेंगे ग्रेच्युटी में, और कैसे वो टैक्सेबल निकालेंगे। आप 37, 38 क्वेश्चन करिएगा। फिर हम बात करते हैं जो एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हमने पढ़ा था एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है। अब हम पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है लेकिन वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, सेक्शन 10(10) थर्ड इनकम टैक्स एक्ट का। ये काफी हद तक मिलता जुलता है पिछले पॉइंट से, क्योंकि पिछले पॉइंट में मिनिमम था, फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल रिसीव, सेकंड पॉइंट 20 लाख माइनस एग्जम्प्टेड अर्लियर, दोनों पॉइंट सेम है। थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा क्या फर्क है? थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा था कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में था 6 महीने से ज्यादा होने पर पूरा 1 साल मानेंगे। यहां पर ऐसा नहीं है, टेक ओनली कंप्लीटेड ईयर्स। तो यहां पर आपको क्या समझना है कि 15 साल 2 महीने का मतलब 15 साल, 15 साल 6 महीने का मतलब 15 साल, 15 साल 10 महीने का मतलब 15 साल। यहां पर 6 महीने से ज्यादा को 1 साल नहीं माना जाएगा। तो एक यहां पर जब मैं पढ़ता था तो मैंने कैसे याद रखा, मैंने कहा यहां पर सारी कॉमन सेंस के हिसाब से लगाओगे तो सारी बातें यहां अप्लाई होती हैं। कैसे? कंप्लीटेड ईयर का मतलब होता है कंप्लीटेड ईयर, 6 महीने से ज्यादा को 1 साल थोड़े ना बोलते, तो यहाँ पर नॉर्मल कंप्लीटेड ईयर है। दूसरा, वहां पर हमें 15 दिन की सैलरी चाहिए थी तो हमने 15/26 किया था। मैं कॉमन सेंस कहता हूं कि 15 दिन मतलब आधे महीने की चाहिए तो 1/2 कर दो, 1/2 कर दो ना। तीसरा,
कि हम जनरली क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड सैलरी लेते हैं हर जगह, तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड सैलरी आ गई। तो यहाँ सारी कॉमन सेंस वाली बातें आ गई, लेकिन यहाँ पर आई एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी। हो सकता है उसकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट आया हो पिछले 10 महीने के दौरान, तो अगर पिछले 10 महीने के दौरान इंक्रीमेंट आया तो पिछले 10-20 साल हर साल कंप्लीटेड ईयर के लिए उसे सैलरी देनी है, तो पता चला 2 महीने पहले उसकी सैलरी 2000 बढ़ी है, तो उसको तो बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो उसके लिए यहां पर लिखा है एवरेज सैलरी लो पिछले 10 महीने की। और 10 महीने कौन से हैं? जिस महीने रिटायर हो रहा है उस महीने को छोड़ दो, उससे पिछले 10 महीने की सैलरी लो एवरेज सैलरी। कैसे लोगे? पिछले 10 महीने, जिस महीने रिटायर हुआ उस महीने छोड़ दो, उस महीने से पिछले महीने 10 महीने निकालो, उसकी बेसिक सैलरी, उसका स्पेशल डीए, उसका कमीशन, फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स, 10 महीने का सैलरी निकालकर स्टैंडर्ड सैलरी निकाल के 10 से डिवाइड कर दो तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। उस एवरेज सैलरी का हिसाब लगाना है। नोट, ग्रेजुएटी बिकम ड्यू आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय विल बी फुली एग्जम्प्ट इन ऑल केसेस। ये हम रिटायरमेंट के समय पढ़ रहे हैं, अगर डेथ होगी तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट को समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 36 से। ये एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल है जो अभी अभी हमने पढ़ा था, अभी अभी हमने जो किया था ना, एग्जाम्पल नंबर 35 किया था, ये वही एग्जाम्पल है। बस इसमें एक पॉइंट लिख दिया कि ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। एज्यूम ही इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। पिछली बार लिखा था कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, यहां पर लिखा है कि वो कवर्ड नहीं है, बस यही है और सारा क्वेश्चन वही है। तो सारा क्वेश्चन वही है, तो हम केवल और केवल अगर ग्रेच्युटी की बात कर लें तो समझ में आ जाएगी, बाकी सारी बातें तो सेम ही है। तो हम केवल ग्रेच्युटी की बात करते हैं यहां पर। ग्रेच्युटी में नंबर 1 था एक्चुअल रिसीव्ड 1 लाख, सेकंड था मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, ये तो सारा का सारा वैसा ही है। थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा चेंज आया, कंप्लीटेड ईयर 21 साल 8 महीने काम हुआ है ना भाई, अभी अभी हमने देखा था ना, जॉब है 21 साल 8 महीने की, तो 21 साल 8 महीने की जॉब है, तो हम 21 साल ही लेंगे, यहां पर 1/2 लेंगे। और पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालने की जरूरत पड़ेगी तब जब उसका सैलरी में कोई चेंजेस इंक्रीमेंट हुआ होगा, यहाँ तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तो एवरेज सैलरी भी वही है और मतलब मंथली सैलरी भी वही है, एवरेज भी वही है। यहाँ पर हमें जो लेना है वो स्टैंडर्ड सैलरी लेना है, बेसिक 12,000, और स्पेशल डीए कौन सा होता है? विच इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, विच इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो तो है नहीं, तो वो नहीं लेंगे, तो बस यही आ जाएगा। तो ये हो गया 21 इंटू 1/2 इंटू 12,000, तो ये जो आ गया क्या आ गया 1,26,000। ठीक है, तो 1,26,000 आ गया। मिनिमम अभी भी क्या है 1 लाख, तो एग्जाम्प्ट क्या होगा 1 लाख, 1 लाख मिला, 1 लाख एग्जाम्प्ट तो टैक्सेबल 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना मिला वही मिनिमम है, वही एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा। तो हमने पढ़ा ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि मुझे आपको ये भी बताना है कि अगर सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट होगा तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम एग्जांपल नंबर 37 करते हैं। मिस्टर बी रिटायर हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 जुलाई को, तो इन्होंने अप्रैल मई जून 3 महीने काम कर रहा है इस साल। उन्होंने जो ज्वाइन करा था उनका सैलरी का एक स्लैब था
कि 10,000 से अगर शुरुआत हुई है तो 1,000 रुपये एक साल के बाद बढ़ेगी, उसके बाद 20,000 रुपये तक जब सैलरी होगी तो यही होगा, उसके बाद हर साल 1,500 रुपये बढ़ेगी, फिर 35,000 जाकर रुक जाएगी। और इन्होंने 1 फेब को ज्वाइन करा था 15 साल पहले, तो इन्होंने 15 साल पहले 1 फेब को ज्वाइन करा था। डीए इन्हें मिलता है 20% ऑफ सैलरी, जिसका 40% स्पेशल है। इन्हें 12 लाख रुपीस मिले हैं ग्रेच्युटी के। हमें इनकम निकालनी, तो इनकम निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें बेसिक सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर बी फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है। सबसे पहले आएगा बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कंप्यूट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एक साल लिखते हैं 15 साल तक। बिल्कुल नहीं करना है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 10,000 रुपये से हजार बढ़ेगी और 20,000 रुपये होगी, तो टोटल इंक्रीमेंट 10,000 है। हजार करके 10 साल में, जैसे ही उसकी जॉब को 10 साल होंगे तो उसकी सैलरी 10,000 से 20,000 हो जाएगी। इनका जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 15वीं बार हुआ है ना। 15 साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया था, तो 15वीं बार होगा कब, जब इनका फेब आएगा। तो इन्होंने 1 फेब को ज्वाइन किया था प्रीवियस ईयर से 15 साल पहले। तो अगर हम बात करें तो करंट प्रीवियस ईयर में 1 फेब को इन्हें 15 साल होंगे। इस प्रीवियस ईयर जो हमारा चल रहा है, हमारा प्रीवियस ईयर, हमारा ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल को, एंड होगा 31 मार्च को। यहां पर 1 फेब को इन्हें 15 साल पूरे होते, लेकिन ये फेब क्या, ये तो अप्रैल के बाद जुलाई में ही रिटायर हो गए, तो अभी 15 साल हुए नहीं है, 14 साल इन्हें पूरे हुए हैं। तो 14 बार इनकी सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ है। अब 14 साल हुआ है तो 10 साल के बाद तो इनकी जो सैलरी है वो 20,000 रुपये हो गई। उसके बाद उनकी हर साल 1,500 रुपये बढ़ी होगी, तो 4 साल में 6,000 रुपये और बढ़ गई होगी। तो इनकी सैलरी 20,000 और 6,000, 26,000, 26,000 रुपीज की सैलरी इनकी 1 फेब से हो गई। अगली फेब को, प्रीवियस ईयर में अगली फेब आती तो इनकी और 1,500 रुपये बढ़ जाती, लेकिन उससे पहले रिटायर हो गए। तो इनको जो इस साल की बेसिक सैलरी है वो अप्रैल में जून 3 महीने की देनी है 26,000 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 3 महीने की 26,000 के हिसाब से। तो ये हो गई इनकी 78,000। अगर ये 1 मार्च को हुए होते रिटायर, 11 महीने का काम करने के बाद 1 मार्च को रिटायर होते, तो 10 महीने इनकी 26,000 होती, और 1 महीना जो फेब का महीना था उसमें इनकी 27,500 हो जाती, एक 1,500 और बढ़ जाती। खैर वो तो हुआ नहीं, अच्छी बात है, जल्दी रिटायर होना हमारे लिए बढ़िया बात होती। डीए, जो डीए है वो है 20% ऑफ सैलरी। डीए टैक्सेबल होता है पूरा, चाहे वो स्पेशल हो या ना हो, पूरा टैक्सेबल होता है। 78,000 इंटू 20%, तो कितना हो गया, 15,600। ग्रेच्युटी भी मिली है इन्हें, ग्रेच्युटी वर्किंग नोट में निकाल लेते। ग्रेच्युटी एक्चुअल रिसीव्ड है 12 लाख,
एग्जेम्प्ट हो जाएगी मिनिमम ऑफ द 3 पॉइंट। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड 12 लाख, नंबर 2 मैक्सिमम 20 लाख, नंबर 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अच्छा, यहां पर हमें ये नहीं बताया कि ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या ये तो बताया। एक्स लिमिटेड से रिटायर्ड हुआ है तो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये तो बताया। लेकिन ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं, नहीं बताया। तो हम हमेशा मानते हैं कि नॉट कवर्ड है। तो 10-10 थर्ड में हम निकालेंगे। तो एग्जम्पशन हम अंडर सेक्शन 10-10 थर्ड में निकालेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होता है। तो इनके 14 साल पूरे हो चुके हैं, 15 साल अभी फेब में, अगले फेब में होते, तो 14 साल पूरे हुए, तो 14 ईयर्स इंटू 1/2 इंटू 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी। जिस महीना रिटायर हो रहे हैं उस महीने को छोड़कर पिछले 10 महीने की सैलरी। तो अब उससे पिछले 10 महीने की सैलरी कौन सी होगी? ये रिटायर हुआ है 1 जुलाई को, तो जुलाई छोड़ दो, जुलाई से पिछले 10 महीने कौन से होंगे बताओ? जुलाई से पिछले 10 महीने, तो देखो कैलकुलेट करो, 1 सितंबर से 30 जून तक चलेगा क्या? देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 महीने हो गए। तो ये 10 महीने जो है इसमें इनकी सैलरी 1 फेब को बढ़ी होगी। फेब के बाद इनकी सैलरी है 26,000, 26,000। फेब से पहले 1,500 रुपए कम रही होगी, 24,500। फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, 5 महीने 26,000। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने 24,500। तो कितना हो गया ये? 24,500 इंटू 5, 26,000 इंटू 5। इन दोनों को ऐड करते हैं, 2,52,500। ये 10 महीने की सैलरी है, वो भी बेसिक। अभी इसमें स्पेशल डीए ऐड होना है, प्लस करते हैं स्पेशल डीए। तो स्पेशल डीए कितना है? प्लस स्पेशल डीए। अब स्पेशल डीए है, पहले डीए निकालते हैं, 252,500 इंटू 20%। ये तो डीए हो गया और इसका 40% स्पेशल डीए है। 20,200। 20% डीए है और 40% स्पेशल डीए है। तो मैंने पहले 20% निकाला, फिर 40% निकाला। तो मेरी जो सैलरी आ गई 10 महीने की, वो आ गई 2,72,700। इसे मैंने 10 से डिवाइड किया, तो 27,270 आ गई मेरी एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी ऑफ प्रीवियस 10 मंथ्स, एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के महीने को छोड़कर उससे पिछले 10 महीने की मैंने सैलरी निकाली, 27,270 रुपीज आ गई। तो ये मैंने यहां लिखा। तो ये हो गया 14 डिवाइड बाय 2 इंटू 27,270, 1,90,890। सबसे कम यही है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो 1,90,890 मेरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। 10,09,110 ये मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हो गया 10,09,110।
और कुछ मिलता नहीं है तो इनकी हम निकाल लेते हैं। ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई, 11 लाख। इसे बोलते हैं 11 लाख 2710। इसमें से लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ जी, ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। तो हमने ये एक एग्जांपल इसलिए किया ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी सैलरी अगर साल के दौरान चेंज होती है तो उसमें हमें 10 महीने कौन से लेने हैं, सैलरी कैसे लेनी है, डीए कौन सा लेना है। मैंने इसमें डीए भी स्पेशल डीए इसलिए बोला, आधा कुछ 40% इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि टैक्सेबल तो वो 100% होता है, लेकिन कंप्यूटेशन के लिए वो 40% आएगा। 39 क्वेश्चन आप करिएगा, 40 क्वेश्चन आप करिएगा। तो ये हमने पढ़ा ग्रेच्युटी। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ग्रेच्युटी अभी हमने क्या पढ़ा, पूरा का पूरा ग्रेच्युटी आपको पूरे के पूरे इनकम टैक्स में जैसा मैं अभी बता रहा हूं ऐसे हर पॉइंट के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अदरवाइज आप पेपर में पागल हो जाओगे एग्जाम। तो आपको क्या करना है, ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी के लिए हमें क्या देखना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुली एग्जम्प्ट, बात ही खत्म हो गई। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या होगा, अगर हमें क्वेश्चन में नहीं बताया तो हम मानेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, नॉट कवर्ड। ये एग्जाम होगा अंडर सेक्शन 1010 फर्स्ट, ये होगा अंडर सेक्शन 1010 सेकेंड, ये होगा अंडर सेक्शन 1010 थर्ड। कई बार क्वेश्चन में हमें केवल सेक्शन बोल देता है, कंप्यूट द ग्रेच्युटी एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1010 थर्ड। तो हमें पता होना चाहिए कि वो नॉट कवर्ड के बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट तो हम मानेंगे नॉन गवर्नमेंट, हमें नहीं बताया कवर्ड है नॉट कवर्ड तो हम मानेंगे नॉट कवर्ड। अब सबसे पहले अगर ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी exempted. Number 1, actual gratuity received. Actual gratuity received. Number 2 है 20 लाख माइनस exempted earlier. नंबर 3 है completed year of service. यहां पर more than 6 month equal to 1 year माना जाएगा, into 15/26 into last drawn मंथली सैलरी। जो लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी है वो लेनी है, मंथली लेनी है। यहाँ बेसिक लेना है, डीए लेना है, डीए स्पेशल वाला नहीं लिखा, हमेशा लेना है डीए। और यहाँ पर कमीशन लेना है, परसेंटेज ऑन सेल्स होगा। तो अब अगर ये नॉट कवर्ड है तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल रिसीव्ड सेम पॉइंट है, 20 लाख सेम पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस
यहाँ कंप्लीटेड ईयर और सर्विस का मतलब कंप्लीटेड ईयर है, इंटू 1/2 लेना है, इंटू लास्ट 10 months एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी, बस लास्ट मतलब पिछले 10 महीने एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी लेना है, लास्ट 10 months एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी। कैसे निकलेगी? 10 month की सैलरी लो प्लस स्पेशल डी लो 10 month का, प्लस कमीशन लो फिक्स्ड परसेंटेज ऑन सेल्स। स्पेशल डीए क्या होता है? जो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेसिक सैलरी का पार्ट माना जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए लिया जाता है, वो हमारा स्पेशल डीए होता है। इसको 10 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा। ये भी हमें तब करने की जरूरत है एवरेज निकालने की जब उसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ है, अगर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर कोई जरूरत नहीं। तो ये हमने आज ग्रेच्युटी के बारे में इस वीडियो में पढ़ा। बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें ग्रेच्युटी के बारे में हमें टैक्सेबल पोर्शन निकालना है। ग्रेच्युटी अभी अभी हमने समझा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर होता है और नहीं होता, दोनों ही सिचुएशन में। यहाँ पर मिस्टर एक्स हैं जो एबीसी लिमिटेड में 18,000 रुपये 18,000 पर मंथ की सैलरी लेते हैं, बट इट वाज इंक्रीज टू 24,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। तो प्रीवियस ईयर में 1 जुलाई से उसकी सैलरी बढ़ गई, पहले 18,000 थी अब 24,000 हो गई। डीए 6,000 पर मंथ था, लेकिन वो भी 1 जुलाई से 9,000 हो गया और उसका 50% स्पेशल पार्ट है, डीए सैलरी की तरह ट्रीट होता है। वो 10 जनवरी को प्रीवियस ईयर में रिटायर हुए हैं, 20 साल 10 महीने काम करने के बाद। उनको 9,10,000 ग्रेच्युटी का मिला है और एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है। इन सब का ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंप्यूटेशन करनी है टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी रिसीव्ड 9,10,000, इसमें से एग्जम्प्ट हो जाएगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 होता है एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड है 9,10,000। नंबर 2 है 20 लाख माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर, जो मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख। नंबर 3 होता है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और हर सर्विस कंप्लीटेड के लिए 15 डेज की वर्किंग सैलरी के लिए 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। और यह सैलरी का मीनिंग भी थोड़ा सा अलग होता है। कंप्लीटेड ईयर और सर्विस में हमने थ्योरी में पढ़ा था कि मोर देन 6 months को 1 year लिया जाता है। इनकी जो सैलरी जॉब कंप्लीट हुई है वो 20 years 10 months है, तो 20 years 10 month को यहाँ पर 21 year लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने से ज्यादा कंप्लीट होने पर हम 1 साल लेते हैं। इंटू 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। यहाँ पर सैलरी में हम लोग क्या लेंगे? लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है? रिटायरमेंट के समय इनकी 24,000 रुपए की सैलरी है, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी डीए 9,000 रुपए है, तो 33,000 रुपए। यहाँ पर डीए स्पेशल हो ना हो, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में सभी को लेते हैं, तो 33,000 हमारा सैलरी हो जाएगा। तो इसका जो अमाउंट आया वो आया 21
इंटू 15/26 इंटू, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ वरना पॉइंट्स में आ जाएगा, 21 इंटू 15 इंटू 33,000 डिवाइड बाय 26, 3,99,808 रुपीज। तो अभी भी पॉइंट्स में आया है 3,99,808 रुपीज। तो मिनिमम अमाउंट यही है, मिनिमम यही है, तो यही अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगी 3,99,808 और टैक्सेबल हो जाएगा 5,10,192। ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर सपोज मुझे क्वेश्चन में ये और लिखा है कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी, तो मुझे सैलरी की इनकम भी निकालनी पड़ेगी। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, सबसे पहले बेसिक सैलरी। अब इनकी जॉब 10 जनवरी तक चली है, तो अप्रैल टू जून, क्योंकि इनकी 1 जुलाई से सैलरी में चेंजेस आए हैं, तो अप्रैल टू जून इनकी सैलरी 3 महीने के लिए 18,000 रुपए रही थी, 18,000। फिर जुलाई से लेके 1 जुलाई से 10 जनवरी तक 24,000, 6 मंथ्स तो कंप्लीटेड हो गए, तो 24,000 इंटू 6 जुलाई से दिसंबर तक 1,44,000 तो कंप्लीटेड हो गए, और जो 10 डेज हैं ये मैं 31 दिसंबर तक लिख देता हूँ यहाँ, और 10 डेज जो हैं जनवरी के वो हो जाएगा 24,000। जनवरी में होते 31 डेज है, लेकिन फिर भी हम 10 डेज ही लेते हैं, 30 डेज ही लेते हैं, मंथ का 30 डेज ऑन एन एवरेज। तो 8,000 रुपीज शुरू के 10 दिन की सैलरी हो जाएगी इनकी। तो सैलरी कितनी हो गई? 2,06,000 रुपीज की इनकी सैलरी हो गई। ठीक है, अब हमें साथ में लेना है डीए विच इज फुली टैक्सेबल। डीए शुरू के 3 महीने में हमारा 6,000 रुपये पर मंथ है, तो वो भी ऐसे हो जाएगा 6,000 इंटू 3 18,000, फिर 9,000 इंटू 6 9,000 हो गया है, और फिर 9,000 इंटू 10/30। जैसे हमने सैलरी कैलकुलेट करा बिल्कुल वैसे ही हमने डीए भी कैलकुलेट किया। तो 75,000 डीए आ गया। ठीक है, और ग्रेजुटी हम लिख देंगे वर्किंग नोट, ये हमने वर्किंग नोट में निकाल लिया सपोज। तो 5,10,192 हमने ग्रेजुटी को कंप्यूट कर लिया है। ठीक है, तो इनकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 2,06,000 प्लस 75,000 प्लस 5,10,192, तो 7,91,192 रुपीज इनकी सैलरी आ जाएगी। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगी 50,000। तो इनकम फ्रॉम सैलरी 7,41,192 हो जाएगी।
ठीक है, इसके ऊपर आपको टैक्स अगर निकालना पूछा जाता है तो अकॉर्डिंगली आप टैक्स भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मिस्टर एक्स रिटायर हुए हैं एबीसी लिमिटेड से 11 नवंबर को प्रीवियस ईयर में, और उन्होंने 20 साल 11 महीने काम किया है। उन्हें ग्रेजुटी भी मिली है 575। रिटायरमेंट पर इनकी बेसिक पे 18,000 पर मंथ थी। 31 जुलाई तक ये 11,000 थी। एम्प्लॉय को डीए भी मिलता है 5,000, लेकिन 31 जुलाई तक ये 3,000 था। 30% ऑफ डीए इज फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी, स्पेशल डीए है, और ये पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एड में कवर्ड है। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एड में कवर्ड है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डीए स्पेशल है या नहीं, क्योंकि डीए हमेशा लेना होता है ग्रेजुटी की कंप्यूटेशन के लिए, जब वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एड में कवर्ड होता है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले बेसिक सैलरी जो 11 नवंबर तक हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसकी जो बेसिक सैलरी 31 जुलाई तक, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तक उसकी जो सैलरी थी वो 11,000 थी। तो अप्रैल 1 अप्रैल टू 31 जुलाई उसकी सैलरी 11,000 रुपये पर मंथ थी। तो 4 मंथ की सैलरी उसकी 44,000 हो गई। उसके बाद में 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक उसकी सैलरी 18,000 थी। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने की उसकी सैलरी 54,000 हो गई। ठीक है, और 1 नवंबर से 11 नवंबर तक तो उसको हमने जो सैलरी देनी है, ये कह सकते हैं कि 11 नवंबर को वो रिटायर हो गया है। ठीक है, तो हम उसको 10 दिन की सैलरी दे सकते हैं, और 10 दिन की जो सैलरी है वो हो जाएगी 18,000 इंटू 10/30। अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि वो नवंबर में 11 को है तो 11 दिन की भी सैलरी निकाल सकते हैं। आप इसको 10 दिन ही कर लीजिए, 10 नवंबर ही कर लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने 10 नवंबर के हिसाब से पूरा दे रखा है, फिर मुझे उसे पूरा चेंज करना पड़ेगा। राउंड फिगर भी ये 10 के हिसाब से आ रहा है। तो 6,000 रुपये ये हो गया। तो टोटल मिलाकर 1,04,000 रुपये की तो बेसिक सैलरी हो गई। अब हम बात करते हैं डीए की। डीए फुली टैक्सेबल होता है। 3,000 रुपये पहले था, तो 3,000 इंटू 4, फिर 5,000 हो गया, तो 5,000 इंटू 3 एंड 5,000 इंटू 10/30। तो ये हो गया 28,667। तो ये हमने डीए की बात कर ली। अब हम बात करते हैं ग्रेचुटी की। तो वर्किंग नोट में करना पड़ेगा, काफी बड़ा काम हो जाएगा। तो वर्किंग नोट में हम ग्रेचुटी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक्चुअल रिसीव्ड है ग्रेचुटी 5,75,000 लेस एग्जेम्प्ट minimum of actual received 20 lakh and completed year of service 20 years 11 month का मतलब 21 into 50/26 into last drawn salary plus DA
तो 18,000 प्लस 5,000, तो लास्ट ऑन सैलरी 18 प्लस 5 23,000 हो गया। बेसिक प्लस डीए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 इंटू 15 इंटू 23,000 डिवाइड बाई 26, 2,78,653.8, तो 654 ले लेते। 2,78,654 यही मिनिमम है, तो यही एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा 2,96,346। तो ये टैक्सेबल ग्रेजुटी आ गया और इनको कुछ मिलता नहीं है, तो हम ग्रॉस सैलरी लिख लेते हैं। 1,04,000, 28,667, 2,96,346, 4,29,013 रुपीज इनकी टोटल बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी हो गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगी 50,000, तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा 3,79,013 रुपीज। अगर टैक्स भी पूछा है तो आप अकॉर्डिंगली टैक्स भी कंप्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेजुटी। मिस्टर कपूर हैं और ये एम्प्लॉय हैं XYZ लिमिटेड में। इनको 25 लाख रुपए ग्रेजुटी के मिले हैं। ये 16 फरवरी को रिटायर हुए हैं 25 साल 7 महीने काम करने के बाद में। इनकी सैलरी 1 अक्टूबर से प्रीवियस ईयर में बढ़कर 60,000 हो गई, जो पहले 50,000 थी। इनका DA 30,800 रुपये पर मंथ है। हमें बताना है ग्रेजुटी के बारे में अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो फर्स्ट है, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको पढ़ाया गया है कि अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 100% ग्रेजुटी विल बी एग्जेम्प्टेड, तो पूरी एग्जेम्प्टेड हो जाएगी और टैक्सेबल वैल्यू नील हो जाएगी। सेकंड पार्ट, अगर ये कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, तो जो एक्चुअल रिसीव्ड है इन्हें ग्रेजुटी 25 लाख, इसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, एक्चुअल रिसीव्ड 25 लाख। नंबर 2, 20 लाख माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर। ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं दी गई है कि पहले से कुछ एग्जेम्प्टेड था। नंबर 3, completed year of service and more than 6 months will be taken as full year, तो 25 years 7 month मतलब 26 years। और लास्ट ड्रॉन सैलरी लेना है। लास्ट ड्रॉन सैलरी है इनकी बेसिक 60 और DA 30,800, तो 90,800 इनकी सैलरी हो गई। तो 13,62,000 हमारा थर्ड पॉइंट का आंसर आ गया। अब इन तीनों में जो मिनिमम है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी का 11,38,000 टैक्सेबल हो जाएगा।
तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर था। अब हम थर्ड पार्ट पर बात करते हैं। अगर ये कवर नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, तो जो 25 लाख मिला है इन्हें, इसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, 25 लाख एक्चुअल रिसीव्ड। नंबर 2, हमारा 20 लाख की लिमिट। नंबर 3 यहाँ है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और यहाँ पर फुल ईयर हम नहीं लेते हैं, जितने साल कंप्लीट है वही लेते हैं, इंटू 1/2 करते हैं और इंटू एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी लेते हैं, लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी। तो इस एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी को हमें निकालना पड़ेगा लास्ट 10 मंथ्स की, और एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो हमें फेब को छोड़ना पड़ेगा, फेब को छोड़कर पिछले 10 महीने की सैलरी लेनी पड़ेगी। तो फेब को छोड़ दिया जाए तो 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक 10 मंथ्स होते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और इसमें भी इनकी सैलरी 1 अक्टूबर से चेंज हुई है। तो 1 अप्रैल टू 30 सितंबर और 1 अक्टूबर टू 31 जैन, ये लेना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना इनकी सैलरी इंक्रीमेंट से पहले 50,000 थी, और 4 महीना 60,000 थी। तो ये इनकी सैलरी है जो हमें लेनी है। 5 महीने पिछले 10 महीने की सैलरी लेनी थी, ठीक है। तो 10 महीने की सैलरी लेने के लिए हमें एवरेज सैलरी लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया 3 लाख और ये हो गया 2,40,000। 5,40,000 10 महीने की सैलरी हो गई। डीए लेना है हमें। डीए लिखा 40% इस स्पेशल डीए, तो स्पेशल डीए ही लेना होता है। तो 30,800 का 40% हमें 10 मंथ्स के लिए लेना है। वन लाख 23,200। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 6,63,200। ये 10 मंथ्स है, इसको एवरेज निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 66,320 हमारी एवरेज सैलरी आ गई, जो यहाँ पर चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल चीज है, ध्यान से करना होता है हमें। तो ये जो पूरा पॉइंट है कैलकुलेट करके आ गया 8,29,000। इसमें मिनिमम 829 ही है, तो 8,29,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा आउट ऑफ 25 लाख, और 16,71,000 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ग्रेच्युटी आ जाएगा। तो हमने 3 केस देखे, तीनों केस गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसमें पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एड में कवर्ड हो या ना हो। हमने हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और सबसे ज़्यादा टिपिकल हमारा तभी पड़ता है जब वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एड में कवर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एवरेज सैलरी निकालनी होती है, और एवरेज सैलरी निकालने में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो और ज़्यादा ध्यान से हमें क्वेश्चन को करना होता है। मिस्टर अमित एक अकाउंट मैनेजर हैं, ये रिटायर हुए हैं पीकेसीसी लिमिटेड से 15 जनवरी को प्रीवियस ईयर में, और आफ्टर रेंडरिंग सर्विस फॉर 30 ईयर 7 मंथ, तो 30 साल 7 महीना काम करने के बाद में ये रिटायर हुए हैं। उनकी सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ थी 30 सितंबर तक, और उसके बाद में 27,000 हो गई।
उनको 2000 पर मंथ डीए मिलता है और 55% स्पेशल डीए है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में। हमें स्टैंडर्ड सैलरी लेना होता है, उसमें हमें सैलरी में बेसिक प्लस डीए, स्पेशल डीए जो एज ए पार्ट ऑफ सैलरी लेना होता है वो वाला लेना होता है, तो वो 55% है। ही इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, और उन्हें 8 लाख रुपीस मिले हैं ग्रेजुएटी के। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेजुएटी यहाँ पर बता रखा है, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेजुएटी। एक्चुअल रिसीव्ड 8 लाख माइनस होगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड 8 लाख, नंबर 2 लिमिट 20 लाख, नंबर 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 30 ईयर 7 मंथ्स, तो 30 ईयर्स लेंगे। यहाँ पर जो कंप्लीटेड ईयर्स हैं वही लिए जाते हैं, तो कंप्लीटेड ईयर 30 हैं तो 30 ही लिया जाएगा, इंटू 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, तो 10 महीने की सैलरी लेनी है। ये रिटायर हुए हैं 15 जनवरी को, तो 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक की सैलरी लेनी होगी हमें, 10 महीने की सैलरी। इसमें 1 मार्च टू 30 सितंबर इनकी सैलरी 25,000 थी। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 मंथ्स की, और 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर इनकी सैलरी 27,000 हो गई है 3 महीने के लिए। तो ये तो इनकी सैलरी हो गई 1,75,000 प्लस 2,56,000, तो इनकी बेसिक सैलरी हो गई है। डीए लेना है 2,000 पर मंथ, तो 10 महीने का और 55%, तो 20,000 इंटू 55%, 11,000, 2,67,000। ये 10 महीने की सैलरी होगी, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 26,700 इनकी एवरेज सैलरी हो गई। तो 4,05,000 रुपीज इनका मिनिमम पॉइंट आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गई जो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और जो टैक्सेबल हो जाएगा वो हो जाएगा 3,99,500। तो ये काम करना था। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम पॉइंट वाइज चले और जो पॉइंट है हमें याद है, हमें एक एक पॉइंट याद है क्या करना है, तो ध्यान से करने पर कभी भी हमारी गलती नहीं होने वाली है।